पेज भी है, गूगल पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। तो काम क्या होता है मेरा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं उस प्रॉब्लम को ठीक होने के लिए। डाइटिशियन आपको डाइट देती है। सपोज आपको जुकाम है तो आपको ये तो पता है कि दूध डेयरी नहीं खाना है, बट क्या खाना है वो आपको इतना पता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं ताकि हमारा जुकाम ठीक हो जाए। तो ये सिर्फ जुकाम के लिए नहीं होता, डाइटिशियन होती है हर चीज़ के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप सिर्फ नाम बोलो प्रॉब्लम का और उस चीज़ की डाइट से ही आप ठीक हो सकते हो, क्योंकि डाइट क्या करता है, जो रूट है, जो जड़ है उसको ठीक करता है। सपोज किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको लाइफ लॉन्ग के लिए एक मेडिसिन लगा देंगे। ये सबको पता है, थायराइड की मेडिसिन एक बार लग जाए तो पूरी लाइफ चलती है। बट अगर सपोज आपको थायराइड की शुरुआत है और अगर आप डाइटिशियन के पास गए हो तो वो मेडिसिन लगेगी ही नहीं आपको, क्योंकि जो प्रॉब्लम शुरू हो रही है वो प्रॉब्लम वहीं पे रुक जाएगी और आप ठीक हो जाओगे। तो ये फ़र्क होता है एक डॉक्टर के पास जाने में और एक डाइटिशियन के पास जाने में। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुई डॉक्टर के पास गई, दवाई लेके वापस आ गए। तो ये नहीं करना है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो उनसे क्वेश्चंस करो कि ये मुझे हो क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ दवाई लेके घर आ जाते हैं। रूट कॉज हम लोग समझते ही नहीं है, इसीलिए वो चीज़ें हमें बार बार होती ही रहती हैं। सपोज किसी को सिर दर्द हो रहा है, वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, मेडिसिन लोगे ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो पानी कम पीने की वजह से भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग सोचते ही नहीं हैं। उस चीज़ के लिए होती है डाइटिशियन, और डाइटिशियन कोई ऐसे नहीं बन जाता है। 5 साल की पढ़ाई होती है, तो 5 साल की पढ़ाई के बाद आप हॉस्पिटल में काम करते हो, उसके बाद ही आप खुद को डाइटिशियन बोल सकते हो। मार्केट में लोग डिप्लोमा करके 6 महीने का डिप्लोमा करके बोल देते हैं कि मैं डाइटिशियन हूँ, तो वो डाइटिशियन नहीं होते हैं। वो सिर्फ क्या होता है, सिर्फ अपनी फैमिली को डील कर नहीं है कि अगर आप सिर्फ डाइट अच्छी रख रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप सिर्फ डाइट अच्छी रख रहे हो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी उसको खाने को यूज़ ही नहीं कर पाएगी, और खाना अगर यूज़ ही नहीं होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं मुझे पानी भी लग जाता है, मुझे हवा भी लग जाती है, मोटी हो जाती हूँ बैठे बैठे। सुना है? कितनों ने सुना है ऐसा किसी को बोलते हुए? सुना है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग अगर अपनी बॉडी को चलाएंगे नहीं ना तो हमारी बॉडी फिर चलेगी नहीं, और अगर आप फिर पानी भी पी लोगे आपका वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका मसल मास कम होने लगेगा। उससे क्या होगा, आपका फैट बढ़ता रहेगा, और उससे क्या होगा, आप कुछ भी खाओगे आपको उसका डबल लगेगा। तो इसीलिए डाइट भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी 10% है, डाइट 90% है। नेक्स्ट कर दो। तो डाइट 90% है, 10% है फिजिकल एक्टिविटी। 10% क्यों है, क्योंकि अगर आप एक दिन में सिर्फ 1 घंटा भी अपनी बॉडी को दे दोगे, मतलब सिर्फ 1 घंटा वॉक कर लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे, योगा कर लोगे, उतना भी सफिशिएंट है। आपकी बॉडी कुछ ज़्यादा नहीं मांगती, आपसे सिर्फ 1 घंटा मांगती है, वो भी हम लोग नहीं देते हैं। तो अब से इतना कोशिश करो कि रोज़ एटलीस्ट 1 घंटा अपनी बॉडी को दो, कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो। नेक्स्ट, अब ये है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि आपको क्या क्या चीज़ें डाइट में रखनी चाहिए। सिर्फ दाल रोटी खाना ही बैलेंस्ड नहीं होता। जितने भी हमारे नेचर में चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट हम लोग सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। हम लोग रोटी सब्जी दाल चावल इतना खा लेते हैं, हमें लगता है ये सफिशिएंट है, बट ऐसा नहीं है। फैट भी इम्पॉर्टेंट है, पानी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मिनिमम 8 ग्लास पानी नहीं लेते हो अपनी डेली रूटीन में तो आपकी बॉडी सफ़र करेगी। आपने सुना होगा आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा पथरी हो रही है, देखा है आपने, बहुत लोगों को पथरी की प्रॉब्लम हो रही है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग पानी नहीं पीते हैं। मिनिमम 8 ग्लास पानी, हम में से कितने लोग हो जो लेते ही हैं मिनिमम 8 ग्लास, और कितने नहीं लेते हैं? तो अब जो लोग नहीं लेते हैं वो लोग भी रूटीन बना लो, पानी लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं लोगे तो पथरी की
प्रॉब्लम होने के चांसेस आप लोगों को ज़्यादा हैं, क्योंकि क्या होता है जो बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं वो बाहर नहीं निकलते अगर आप पानी नहीं लोगे तो। पानी के थ्रू ही जो टॉक्सिन्स हैं, मतलब जो ऐसी चीज़ें जो आपको नुकसान दे सकती है वो बाहर निकलेंगी, बट अगर आप पानी नहीं पियोगे तो वो चीज़ें बाहर ही नहीं निकलेंगी, तो वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होती रहेंगी और आपको बाद में प्रॉब्लम दे सकती हैं। इसीलिए पानी पीना ज़रूरी है। फैट नेक्स्ट, फैट क्यों ज़रूरी है? तो फैट क्या होता है, हम जो भी हम खाना खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, जाहिर सी बात है हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि उस खाने में जो न्यूट्रिशन है वो हमें मिल जाए, इसीलिए हम लोग खाना खाते हैं। पेट भरने के अलावा इसलिए खाना खाते हैं कि उसमें जो फायदे वाली चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी को मिल जाए, राइट? तो अब खाना हम लोग खा रहे हैं, खाने में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, उसमें 4 विटामिन भी होते हैं। नेक्स्ट उसमें 4 विटामिन होते हैं, A, D, E और K। कितने लोगों ने ये सुना है कि तेल से मोटापा आता है? कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है। तो अब देखो मोटापा आता कैसे है, पहले ये समझते हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि मोटापा आता कैसे है। हमारे हर खाने में जो भी हम खाना खा रहे हैं, चाहे हम फ्रूट खा रहे हैं, चाहे हम सब्जी खा रहे हैं, चाहे हम सैलेड ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, हर चीज़ में कैलोरीज होती हैं, सारी चीज़ों में होती है, बट वो कैलोरी अलग अलग होती है हर खाने में। अगर आप सपोज सैलेड की प्लेट खा रहे हो उसमें 45 कैलोरीज होती हैं, दूध का ग्लास ले रहे हो उसमें 140 कैलोरी होती है, अगर आप दाल ले रहे हो उसमें 80 कैलोरी होती है, रोटी खा रहे हो उसमें 100 कैलोरी होती है। तो ऐसे ही बहुत सारी कैलोरीज हर एक चीज़ में होती है। अब आपकी बॉडी को एक दिन में टोटल सपोज करो कि 2000 कैलोरीज चाहिए, मेरी बॉडी को सपोज 1900 कैलोरीज चाहिए ऐसे रहने में, मतलब ना मुझे वेट गेन करना है ना मुझे वेट कम करना है, तो मुझे उसके लिए 1900 कैलोरीज लेनी पड़ेंगी। बट अगर मेरे को वेट गेन करना है तो जाहिर सी बात है मुझे कितनी कैलोरीज खानी होगी? ज़्यादा। मैं ज़्यादा खाऊंगी तो वेट बढ़ेगा, और अगर मैं कम खाऊंगी तो वेट क्या होगा? कम होगा। यही रीजन होता है वेट बढ़ने का। बट अगर हम ये बोल रहे हैं कि फैट रीजन है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फैट नहीं, कैलोरीज आपका वेट बढ़ाती है, ओवरऑल कैलोरीज। हाँ, वो अलग बात है अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, मैंने आपको वो पहले ही बता दिया, फिर आपको पानी भी लगेगा, हवा भी लगेगी। बट नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप कैलोरी ज़्यादा ले रहे हो तो आपका वेट बढ़ेगा, बट उसको हम ये नहीं बोल सकते कि फैट से वेट बढ़ रहा है। तो अगर आप लोग ये कहते हो कि फैट नहीं लेना चाहिए, मोटापा आएगा, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। अगर आप फैट बंद कर दोगे तो जो वाइटामिन है फैट सॉल्युबल, मतलब अगर आप कुछ खाना खा रहे हो उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं है तो वो खाने में कुछ न्यूट्रिशन ऐसा होता है जो आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं। वो न्यूट्रिशन क्या है? विटामिन A, D, E और K, ये 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट से मेरा मतलब चर्बी बिल्कुल भी नहीं है, फैट से मेरा मतलब है गुड फैट्स। गुड फैट्स क्या होते हैं? जैसे हमने अखरोट खा लिए, अखरोट में होते हैं गुड फैट्स। बीज खा लिए, अलसी के बीज हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, सुना होगा आप लोगों ने अलसी के बीज के बारे में। तो ये जितने भी सीड्स होते हैं ये सारे गुड फैट्स होते हैं। अगर आपकी बॉडी में गुड फैट्स नहीं है तो ये विटामिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। गाजर खाते हैं हम सब लोग, गाजर में कौन सा विटामिन होता है? ए विटामिन गाजर में सबसे ज़्यादा होता है, हम सबको पता है। बट अगर हम सिर्फ गाजर खा रहे हैं, हमारी बॉडी में अगर गुड फैट्स नहीं है तो क्या होगा? जो गाजर में विटामिन ए है वो आपकी बॉडी शायद 10 से 15% ही एब्जॉर्ब कर पाएगी, मतलब पूरा विटामिन ए आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा। बट अगर आप उस गाजर के साथ गुड फैट्स ले रहे हो, मतलब अगर आपने गाजर के साथ 2 अखरोट ले लिए या गाजर के साथ 1 चम्मच मिक्स्ड सीड्स खा लिए हैं, तो वो जो विटामिन है शायद 90 to 95% आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको ले लेगी। ये फ़र्क होता है अगर आप गाजर ऐसे ही खा रहे हो और अगर आप गाजर किसी गुड फैट के साथ खा रहे हो, तो जो विटामिन है फैट सॉल्युबल वो आपकी बॉडी में चले जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, हमारे ब्रेन के लिए भी फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन भी 70% जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के, मतलब हमारा ब्रेन जैसे काम करता है उसके लिए 70% फैट से बना है वो। तो जाहिर सी बात है अगर उसको फैट ही नहीं मिलेगा तो वो वर्क नहीं करेगा, तो हमारा ब्रेन काम ही नहीं कर पाएगा।
इसीलिए फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ब्रेन के लिए। हॉस्पिटल में अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता था, एपिलेप्सी होता था, तो हम उनको क्या देते थे, 70% फैट रिच डाइट। अदरवाइज हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है, रोटी चावल, तो ये कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। फैट रिच का मतलब क्या होता है, जैसे फैट किस में ज़्यादा होता है, फिश में होता है, वॉलनट्स में होता है, तेल में होता है। तो ये जितनी भी फैट वाली चीज़ें ये बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं जिनको दिमाग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिर्फ यही तरीका होता है उनका दिमाग मतलब ठीक करने का। तो इसीलिए फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डेली 2 अखरोट नहीं खा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी बाद में, अच्छा कल मैंने चाबी कहाँ रखी थी मुझे याद नहीं है, आज सेशन है मुझे याद नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आने लगेंगी और आपको लगेगा बड़ा नॉर्मल है ये तो, क्योंकि एज बढ़ रही है, शायद हमें भूलने की बीमारी भी होगी। बट ये नॉर्मल नहीं है। पहले के लोग नहीं भूला करते थे, हम लोग बहुत ज़्यादा भूलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डाइट में गुड फैट्स नहीं है। इसीलिए हर रोज़ सबको 2 अखरोट खाने ही चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितना तेल खाना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा तेल खाना चाहिए। दोनों ही चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे तेल हैं, बहुत वेराइटी है, इसीलिए हमें समझ नहीं आता कि कौन सा तेल अच्छा है, कौन सा तेल बुरा है, राइट। अब हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, पहला है कि कितना खाना चाहिए। तो ये किसने बताया, ICMR क्या है, ICMR है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च की एक काउंसिल है, मतलब एक एसोसिएशन है जो रिसर्च करती है। रिसर्च कैसे करती है, जैसे उसने एक लोगों के ग्रुप को रखा अपने पास 2 महीने 3 महीने साल, तो उनको खाना वगैरह खिलाया और फिर देखा कि उस खाने पे उनका क्या असर हो रहा है। उसके बेसिस पे हमको वो लोग गाइडलाइंस देते हैं। कुछ गाइडलाइंस बताते हैं कि अच्छा ये खाने से ऐसा हो रहा है तो ये खाना आपके लिए इतना सेफ है। तो उन्होंने ही हमें ये गाइडलाइंस दी कि अप टू 25 ग्राम्स ऑफ विजिबल फैट हम सबको डेली लेना ही चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे लिए सही रहेगा। बट नेक्स्ट, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, मतलब अगर आप रोज़ जिम जा रहे हो, योगा कर रहे हो, तो वो अप टू 40 ग्राम्स भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 25 ग्राम से बढ़ेगा ही, क्योंकि जाहिर सी बात है आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आपकी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए 25 ग्राम्स टू 40 ग्राम विजिबल फैट हम लोग को लेना चाहिए, वो हम ले सकते हैं, सेफ है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तेल खाएं। अब मैं आपको ऐसे बोलूँ कि राइस ब्रान ऑयल खाना है तो आप लोग मान लोगे? हम लोगों को रीज़न पता होना चाहिए कि राइस ब्रान ऑयल क्यों खाना है। मैं क्यों बोल रही हूँ कि राइस ब्रान ऑयल अच्छा है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी आप आगे जाके लोगों को बोल सकते हो कि हाँ राइस ब्रान ऑयल खा सकते हैं, और आप खुद भी ले सकते हो। अगर आप खुद कन्विंस नहीं हो तो दूसरे को क्या कन्विंस करोगे, राइट। तो उसके लिए बेसिक चीज़ें देखो क्या है। कोई भी तेल आप ले लो, सरसों का तेल ले लो, ऑलिव ऑयल ले लो, जितने भी तेल के नाम आपको पता है, वो सारे तेलों में 3 चीज़ें होती ही हैं। वो 3 चीज़ें क्या है, सफ़ा, पोफा और मुफा। सफ़ा है सैचुरेटेड फैट, पोफा है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मुफा है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हैं, मुझे पता है शायद आप में से कुछ लोग बोर हो जाओगे, बट अगर बोर हो रहे हो तो प्लीज़ समझो कि ये चीज़ ज़रूरी है समझना, इसीलिए मैं समझा रही हूँ। और ये आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कल को आपको कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये क्या होता है, आप तेल की प्रमोशन कर रहे हो, तेल के अंदर क्या होता है आपको पता ही नहीं होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो 3 चीज़ें होती हैं, सफ़ा, पोफा और मुफा। सफ़ा है सैचुरेटेड फैट, पोफा है पॉली अनसैचुरेटेड, मुफा है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अब ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, हर तेल में अगर ये चीज़ें हैं तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि कोई तेल अच्छा है कोई तेल बुरा है? कोई आंसर देना चाहेगा, कोई गैस करना चाहेगा? हाँ जी बताओ। The balance of their बैलेंस, ओके, कि मतलब वो बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब कोई तेल अच्छा है वो हम इसीलिए बोलते हैं कि मे बी हमें बैलेंस चाहिए, या और कोई तेल बुरा है मतलब किसी में शायद सफ़ा ज़्यादा है वो नुकसान कर देगा, पूफा ज़्यादा है शायद वो नुकसान कर देगा। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई तेल हमारे लिए अच्छा है और कोई तेल बुरा है। नेक्स्ट, किसी ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना है? कितनों ने सुना है? कितनों ने नहीं सुना है? कितनों ने नहीं सुना है? ठीक है, ओके। तो मैं बता देती हूँ कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। अगर जब आप कभी ब्लड टेस्ट करवाते हो
मतलब हम लोग अगर ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल करके एक आता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली करता क्या है? कोलेस्ट्रॉल ये बताता है कि आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है, मतलब आपका हार्ट अच्छा है या नहीं है, वो क्या बताता है? कोलेस्ट्रॉल बताता है। अगर आपके ब्लड रिपोर्ट्स में 3 चीज़ें होती हैं, LDL, VLDL और HDL। LDL और VLDL होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसका मतलब आपको हार्ट अटैक्स या हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, बैड कोलेस्ट्रॉल उतना ही है जितना चाहिए, तो आप सेफ हो, मतलब आपका हार्ट बिल्कुल सेफ है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का काम होता है ये बताना कि आपका हार्ट कैसा है। अब अगर आप सफ़ा ज़्यादा लेते हो, मतलब किसी तेल में सफ़ा ज़्यादा है, वो क्या करता है? आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाएगा। तो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है? अच्छी बात है। कितने लोग कह रहे हैं बुरी बात है? कोई भी नहीं कह रहा? ओके, तो बिल्कुल सही, अच्छी बात है, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होना चाहिए, वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। कितने लोग कह रहे हैं अच्छी बात है? बुरी बात कितने लोग कह रहे हैं? और जो लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे, नोट कर रहे ओके। तो देखो, सब लोग को प्लीज इंटरैक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंटरैक्ट नहीं करोगे, मुझे लगेगा शायद आपको समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए इंटरैक्ट करो। अगर मैं पूछ रही हूँ तो सब लोग प्लीज हाथ खड़ा करो, ओके? तो ये बुरी बात है अगर हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब क्या है? आपके हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है, इसीलिए बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ठीक है? तो सफ़ा लेने से मतलब अगर किसी तेल में सफ़ा ज़्यादा है और वो तेल आप ले रहे हो, उससे क्या होगा? बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों को ये लग रहा है कि यार नहीं, ये सही नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें पूफा की, पूफा क्या कर रहा है? आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर रहा है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर रहा है। तो अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात। बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। तो मूफा क्या करता है? इसका आपके बैड कोलेस्ट्रॉल पे कोई असर नहीं होता, बट ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल पे कोई असर नहीं होता, बट ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, ओके? नेक्स्ट, तो सफ़ा जो है, मतलब कोई तेल जिसमें सफ़ा ज़्यादा है, वो कौन सा तेल है? देसी घी। हम सब लोग देसी घी यूज़ करते हैं घर में, और कितने लोगों को लगता है कि देसी घी बहुत अच्छा है? ओके, तो अब इसका आंसर देखो क्या है। देसी घी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम लोगों में है। हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। देसी सफ़ा क्या कर रहा था? आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा था। तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये बुरी बात है। पहले के लोग देसी घी लेते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हमें प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे और देसी घी लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हमारा लाइफस्टाइल वैसा है ही नहीं। हम लोग 5 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहते, 3 घंटे बैठे रहते, तो ये एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होता। इसीलिए देसी घी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी वैसी नहीं है जैसे पहले लोगों की हुआ करती थी, और हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो कम नहीं होगा। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब क्या है? आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो जाहिर सी बात है, हम ये बोल सकते हैं कि देसी घी हमारे लिए फिट नहीं है, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी उतना नहीं है। नेक्स्ट, तो ये मैं बता चुकी हूँ, गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा रहा था, बैड को भी बढ़ा रहा था। नेक्स्ट, पहले फिजिकल एक्टिविटी ऐसे हुआ करती थी, लोगों की लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव थी। आजकल हमारी लाइफस्टाइल देखो को बढ़ा रहा है, और हम बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो हम देसी घी को कैंसिल आउट करते हैं। उसके बाद आते हैं पूफा वाले तेल, मतलब ऐसे तेल जिनमें पूफा ज़्यादा होता है। वो तेल कौन से होते हैं? सनफ्लावर, सैफलावर, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये सारे तेल जो आते हैं, ये आते हैं पूफा कैटेगरी में। अब पूफा क्या करता है? आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर रहा था, बैड को भी कम कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल को हम बढ़ा कैसे सकते हैं? गुड फैट्स लेके। तो अगर पूफा हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? गुड फैट्स लेने हैं।
गुड फैट्स क्या होते हैं, किस में होता है गुड फैट्स? सीड्स, अखरोट, वेरी गुड। नट्स में, सीड्स में गुड फैट्स होते हैं, और अगर आप अच्छा तेल यूज़ कर रहे हो उसमें भी गुड फैट्स होते हैं। तो अगर हम ये चीज़ें डाइट में ऐड कर देंगे हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। और पूफा क्या कर रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, तो वो तो हमें चाहिए कि बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा कम हो। बट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लंबे टाइम तक पूफा वाले तेल यूज़ करोगे उससे आपको जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आप लंबे समय तक पूफा वाले तेल लेते रहोगे। तो आप में से कितनों ने सुना है कि तेल को बदल बदल के यूज़ करना चाहिए? सुना है? ओके। तो हम लोग भी हॉस्पिटल में बोलते थे अपने पेशेंट्स को कि तेल को चेंज कर लो। उसका रीज़न क्या होता है कि आपको एक तेल से पूफा ज़्यादा मिलेगा, दूसरे से मुफा मिलेगा, तीसरे से सफ़ा मिलेगा, तो शायद वो बैलेंस हो जाएगा, जो एक अच्छा आइडिया है। बट ये अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं बता सकते कितने टाइम तक सफ़ा लेना ठीक है, कितने टाइम तक पूफा और कितने टाइम तक मुफा। और लोगों को नहीं पता होता कि ये पूफा कैटेगरी में ही आते हैं सनफ्लावर, सैफलावर, कॉटन सीड। हम लोग अगर चेंज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक महीना सनफ्लावर ले लिया, दूसरे महीना सैफलावर ले लिया, बट प्रॉब्लम क्या है, ले तो हम पूफा वाले तेल ही रहे हैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो पूफा वाले तेल ही प्रॉब्लम देंगे, लंबे समय तक लोगे तो जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से हमारे लिए वर्क नहीं करेगा ये, क्योंकि हमें इन चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट, तो हम इन तेलों को कैंसिल आउट करते हैं। उसके बाद आते हैं मुफा वाले तेल। मुफा क्या कर रहा था, उसका आपके बैड कोलेस्ट्रॉल पे क्या हो रहा था, उसका कोई असर नहीं हो रहा था, और गुड कोलेस्ट्रॉल पे बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा था, और गुड कोलेस्ट्रॉल सेम था, उस पे उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तो मुफा में कौन से तेल आते हैं? मुफा में आपका फेवरेट तेल आता है, सरसों का तेल आता है। कितने लोग सरसों का तेल यूज करते हैं? और प्रमोट करना है राइस ब्रान ऑयल। ओके, तो सरसों के तेल, ऑलिव ऑयल और कैनोला ऑयल जो है, ये तीनों तेल आते हैं मुफा कैटेगरी में। तो बेसिकली मुफा में देखो प्रॉब्लम क्या है, मुफा को हम लोग अच्छा ही बोलेंगे, वो उसको हम बुरा नहीं बोलेंगे, बट अब हर तेल की इंडिविजुअली हम देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। नेक्स्ट, तो सरसों के तेल में देखो प्रॉब्लम क्या है, हम सब लोग सरसों का तेल यूज करते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये है, उसमें होता है एरोसिक एसिड। तो एरोसिक एसिड बेसिकली क्या होता है, ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है। टॉक्सिक का मतलब क्या है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आपकी बॉडी को नुकसान दे सकता है। हम लंबे समय तक ले रहे हैं, अब किसी को सरसों का तेल भी सूट नहीं करता। मेरे खुद के कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको सरसों का तेल सूट ही नहीं करता, वो लोग ले ही नहीं सकते हैं सरसों का तेल। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, अगर वो कोई भी थोड़ा सा भी टॉक्सिन चीज़ ले लेंगे तो उनकी बॉडी इंस्टेंट रिएक्ट करेगी। सेम आपने भी नोटिस किया होगा, किसी को एक मेडिसिन सूट करती है, दूसरे को वही मेडिसिन नुकसान दे देती है। तो वो इसीलिए होता है, हर किसी की बॉडी किसी चीज़ को लेके थोड़ा सेंसिटिव होती है। और सरसों के तेल में एरोसिक एसिड जो है वो 35 से 55% तक होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर 5% से ज़्यादा एरोसिक एसिड है किसी भी तेल में, तो वो तेल आप नहीं ले सकते हो, उसका आपको नुकसान होगा। बट ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। रिसर्च में ऐसा भी आया था, 2 रिसर्च मैंने पढ़ी, उसमें था कि एरोसिक एसिड अगर सरसों के तेल में है तो शायद नुकसान नहीं दे, क्योंकि वो सरसों के तेल में है, सरसों नेचुरल चीज़ है। बट कुछ रिसर्चेस ये भी कह रही थी कि उसका नुकसान है। तो डिपेंड्स, बॉडी पे डिपेंड करता है, किसी को खट्टा सूट करता है, किसी को खट्टा सूट नहीं करता। उसी तरह से सरसों का तेल भी है। बट मेरा पॉइंट कहने का ये है कि हम लोग को प्रॉब्लम होती है, हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि तेल में खराबी हो सकती है। हम लोग क्या सोचते हैं, कल समोसा खा लिया था शायद उस वजह से हो रहा है। बट अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम लंबे समय तक परेशान कर रही है तो प्लीज़ तेल को भी कंसिडर करो, एक बार तेल चेंज करके देखो, शायद तेल प्रॉब्लम हो, तेल की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है, ट्राई चेंजिंग, तेल को चेंज करने की कोशिश करो एंड सी अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो ये जो तेल है इसमें 35 से 55% एरोसिक एसिड है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और 5% से ज़्यादा अगर हो तो हमें नहीं लेना चाहिए। बाहर जब सरसों का तेल एक्सपोर्ट किया जाता है, बॉटल के पीछे स्पेशली मेंशन होता है
ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज़, मतलब बाहर अलाउड ही नहीं है कि लोग इस तेल को ले लें। तो बाहर इतनी अवेयरनेस है कि वहाँ अलाउड नहीं है कि सरसों का तेल वो लोग खाने में यूज़ करें। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, तेल पे लगा सकते, मतलब सिर पे लगा सकते हैं या बॉडी मसाज कर सकते हैं, बट उस तेल को खाने में यूज़ नहीं कर सकते। और हम 99.9% लोग हम लोग सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। तो इसको कंसिडर करो। अगर आपको लगता है कि शायद प्रॉब्लम हो रही है तो ट्राई तेल को चेंज करने की कोशिश करो, देखो हाउ आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उसको। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, सरसों के तेल से लिंक किया गया था कि हार्ट की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर के इश्यूज भी हो सकते हैं, बट मैं बार बार बोल रही हूँ ये रिसर्च 100% नहीं है। ऐसा किसी रिसर्च पेपर में था और कुछ रिसर्चेस इसका ऑपोजिट भी कहती है। तो ये बिल्कुल ऐसा 100% नहीं कि हाँ आपको सरसों के तेल से प्रॉब्लम होगी ही। किसी को ट्रिगर कर सकता है, किसी को ट्रिगर नहीं करेगा। नेक्स्ट, तो इसीलिए हम सरसों का तेल कैंसिल आउट करते हैं। उसके बाद आता है कैनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल। कितने लोगों ने ऑलिव ऑयल के बारे में सुना है और कितनों को लगता है ऑलिव ऑयल हेल्दी होता है? ओके, और कैनोला ऑयल, जैतून का तेल? ओके, तो देखो ओमेगा 3 की कैप्सूल कितने लोगों ने लिए हैं? तो आप लोगों से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप लोग कैप्सूल लेते हो, वही तेल की बोतल आपको मिल सकती है मार्केट में, तो आप लोग वो बोतल घर में यूज क्यों नहीं कर रहे हो, कैप्सूल्स क्यों लेते हो? आपको बेनिफिट होता है कैप्सूल का। अगर आप बोतल यूज करोगे, खाने में वही तेल यूज करोगे, तो उसका बेनिफिट आपकी पूरी फैमिली को होगा। बट आप लोग कैप्सूल क्यों ले रहे हो? किसी को पता है? थोड़ा कॉस्टली भी ज़्यादा Costly होता होता है है। और बॉडी में डाइजेशन के लिए उसके कंपोनेंट्स नहीं इजीली बॉडी में डाइजेशन के कंपोनेंट्स नहीं है, उस तेल को डाइजेशन ऑब्जर्व नहीं कर पाती बॉडी हमारी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती क्योंकि ज्यादा ले लेते हैं हम। मल्टी फंक्शन नहीं है उसका। सीधे कहूँ तो छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। ब्रेक डाउन नहीं हो पाता उसमें। ओके, एक्चुअली ये आंसर, मतलब ऑनेस्टली तेल तो वही है। प्रॉब्लम सिर्फ क्या है, अगर आप ये बोलो कि अच्छा हमने ज़्यादा ले लिया तो शायद बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, बट मेरे को नहीं लगता कि ये सही, क्योंकि आई थिंक मतलब आपका पॉइंट सही है, बट द थिंग इज कि अगर हम वही तेल ले रहे हैं, वही तेल है कैप्सूल की फॉर्म में भी वही ले रहे हैं, बॉटल में भी वही तेल है, तो तेल तो वही है, वो एब्जॉर्ब वैसे ही होगा। एक्चुअली जब भी हम ऑलिव ऑयल पे जाते हैं तो वो 7 कैटेगरीज में मार्केट में अवेलेबल होता है। That's इसके बॉडी a good के लिए वो किस जगह पे आ रहा है, कितना यूज करना है, ये सबका बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। क्या क्वालिटी में तो आ रही है? क्वालिटी, ओके। तो आपके आंसर्स कुछ हद तक मैं बोलूँगी सही है, बट देखो इसका आंसर है क्या, ओमेगा 3 जो है। हाँ, तो इसका आंसर ये है कि ऑलिव ऑयल में देखो ओमेगा 3 ज़्यादा होता है। अगर आप वो कैप्सूल ले रहे हो, बॉटल इसलिए नहीं लेते हो क्योंकि हम उस तेल को गर्म नहीं कर सकते। अगर हम बॉटल लेंगे, हम जाहिर सी बात है हम वो तेल किस में यूज़ करेंगे, खाना बनाने में, और हमारा खाना बिना तेल को गर्म किए बनता है? नहीं बनता। तो अगर हम उस तेल को गर्म ही नहीं कर सकते तो इसीलिए हम वो तेल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग तेल यूज ही सिर्फ खाना बनाने के लिए करते हैं। हम लोग ऐसे तेल को यूज नहीं करते हैं, यस ऑब्वियसली नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसके कैप्सूल लेते हैं ताकि हम उसको हीट नहीं करें और वो सीधा वो ऑयल हमारे अंदर चला जाए और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले। ये रीजन होता है कि वो आप कैप्सूल फॉर्म में लेते हो। तो अगर आप अब कैनोला ऑयल की बात करो और ऑलिव ऑयल की बात करो, इसमें क्या होता है, इसमें ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा होता है। और ओमेगा 3 हमको पता है हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, सबकी बॉडी के लिए अच्छा है, ज़रूरी भी है। तो अगर आपको ओमेगा 3 लेना है, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो, कैनोला ऑयल ले सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों तेल तो फिर अच्छे हो गए। प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडियन कुकिंग में, इंडियन ट्रेडिशन में हम लोग कोई भी तेल ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग तेल को पहले गरम करेंगे, फिर उसके बाद ही हम वो तेल यूज़ कर पाएंगे, राइट? सब लोग एग्री करते हो? यस पीछे वाले? ओके। तो इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों तेल हमारे लिए अच्छे नहीं है। बाहर के लोग इस तेल को यूज़ कैसे करते हैं, सैलेड को कट किया, सैलेड के ऊपर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दिया या कैनोला ऑयल यूज कर लिया, तो वो ऐसे यूज करते हैं। हम लोग सैलेड भी प्रॉपर नहीं खाते हैं। Exactly. हम 4 लोग हैं फैमिली में, एक ही प्लेट सैलेड कटेगी और वो एक ही प्लेट सब लोग खाएंगे, तो ये हमारी प्रॉब्लम है।
और बाहर के लोगों के लिए क्या होता है कि सैलेड उन्होंने खुद का कट किया और उसके ऊपर ऑयल डाला तो उनको वो सारा अच्छे से मिल जाता है। जैसे मैंने बोला ऑयल अगर होगा तो आपका विटामिन ए डी ई के भी एब्जॉर्ब होगा, बट हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे लिए ये दोनों तेल अच्छे नहीं है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग सही तरीके से नहीं करेंगे। नेक्स्ट, तो ये हम दोनों तेल को कैंसिल आउट करते हैं। नेक्स्ट, अब कौन सा तेल बच गया और कौन सा तेल अच्छा है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर किसी तेल में सफ़ा, मुफा और कुफा इस रेशियो में होगा तो हम कह सकते हैं कि वो तेल अच्छा है। अब ये किसने बताया है? NIN और WHO। NIN क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड चीज़ों पे काम करती हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये गाइडलाइंस हमें ये लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि हम सब लोग इन चीज़ों को पढ़ के कंसीडर करके हेल्दी रह सके। तो उन्होंने हमें ये गाइडलाइंस दी थी कि इतना सफ़ा, पूफा और मुफा किसी तेल में है तो हम बोल सकते हैं कि वो तेल हमारे लिए अच्छा है। नेक्स्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट अब आता है राइस ब्रान ऑयल। आप में से कितनों को लगता है कि ब्राउन राइस हेल्दी होता है? वाइट राइस हेल्दी होता है? वाइट राइस किसको लगता है हेल्दी है? वाइट राइस अगर स्टीम्ड हो तो अच्छा होता है। वाइट राइस अगर स्टीम्ड हो स्किम्ड हो तो अच्छा होता है। ओके, तो ब्राउन राइस के बारे में कितनों को नहीं पता? ओके, तो देखो हमारे भारत में ना बहुत वैरायटी है राइस की, बहुत वैरायटी है। रेड राइस है, सेमी ब्राउन राइस है, ब्राउन राइस है, वाइट राइस है, तो बहुत वैरायटी है। उसमें से ब्राउन राइस क्या होता है? ब्राउन राइस होता है पूरा चावल। पूरा चावल मतलब क्या? उस चावल में होता है ब्रैन, उस चावल में होता है जर्म। मतलब जो वाइट राइस होता है उसके ऊपर अगर आप ब्राउन लेयर लगा देते हो, मतलब ब्रैन लगा देते हो, तो वो बन जाता है ब्राउन राइस। वाइट राइस के ऊपर अगर आप ब्रैन लगा दोगे तो वो ब्राउन राइस बन जाएगा। ब्राउन राइस को अगर आप रिफाइन कर दोगे, मतलब उससे ब्रैन हटा दोगे, तो वो क्या बन जाएगा? वाइट राइस। वेरी गुड। तो ये होता है फर्क उसमें, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हम लोग रोटी खाते हैं, आप लोग रोटी से ही समझ पाओगे क्योंकि हम लोग रोटी खाते हैं तो सबको पता है रोटी के बारे में। तो गेहूं सबको पता है, सबको पता है। तो कितनों को लगता है कि गेहूं जो है हमारा जो आटा है वो ज्यादा हेल्दी है मैदे से? कितनों को लगता है? कौन कह रहे हैं कि मैदा ज्यादा हेल्दी है? कोई कहता है ऐसा कि मैदा हेल्दी है? कितनों को लगता है मैदा हेल्दी है? मैदा नहीं। ओके, तो देखो फर्क क्या होता है। अगर हम रोटी खाते हैं, वीट की अगर हम बात करें, उसमें होता है ब्रैन। जैसे ही उस वीट की रिफाइनिंग हो जाती है तो उसमें से ब्रैन हट जाता है। जैसे ही ब्रैन हट गया वो क्या बन गया? मैदा बन गया। हमें पता है हमारे लिए वीट हेल्दी है, इसीलिए हम लोग तीनों टाइम वीट की रोटी खा रहे हैं। और मैदा हम हफ्ते में एक बार लेने के लिए भी सोचते हैं कि यार मैदा खाएंगे शायद तबीयत खराब हो जाएगी या नुकसान करेगा। राइट? सब लोग एग्री करते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है कि रोज मैदा खा रहे हो। तो इसीलिए वीट हेल्दी है क्योंकि उसमें ब्रैन है। सेम ही चीज है राइस में, ब्राउन राइस ज्यादा हेल्दी है क्योंकि उसमें ब्रैन है। अगर उससे ब्रैन हट जाएगा तो वो बन जाएगा वाइट राइस। अब हम लोग तो वाइट राइस खाते हैं, हम लोग वाइट राइस ही खाते हैं, ब्राउन राइस तो हम खाते नहीं है। तो हमारे लिए वाइट राइस अच्छा कैसे हो पा रहा है? हम लोग क्यों खाते हैं वाइट राइस? क्योंकि हम उसके साथ लेते हैं दाल। दाल लेते हैं, दाल में फाइबर होता है। कॉम्बिनेशन ये इसीलिए बना है क्योंकि जो दाल में चीज़ें हैं मतलब वाइट राइस में कमी है, उसको पूरा करने के लिए दाल होती है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं। अगर आप सिर्फ ब्राउन राइस खाओगे और दूसरी जगह पे दाल चावल खाओगे तो दोनों का इक्वल अफेक्ट होगा क्योंकि ब्राउन राइस कंप्लीट है, उसके साथ आपको दाल लेने की जरूरत नहीं है। बट वाइट राइस के साथ आपको दाल लेने की जरूरत इसलिए क्योंकि उसमें फाइबर है, वो प्रोटीन भी है, तो वो स्लोली डाइजेस्ट करवाएगा उसको, तो इसीलिए वो ज़्यादा हम बोलते हैं कि बेटर है क्योंकि डाइजेशन के लिए सही रहता है। तो आप समझ पा रहे हो फर्क क्या है चीज़ों में? ब्रांड के होने से एक चीज़ इतनी अच्छी हो जाती है कि हम लोग तीनों टाइम उसको ले रहे हैं। जैसे ही ब्रांड रिमूव हो जाता है, हफ्ते में एक बार लेने के लिए हम लोग सोचते हैं। तो आप समझ पा रहे हो ब्रांड की इंपॉर्टेंस क्या है? ब्रांड के होने से वो तीनों टाइम चीज़ हम ले सकते हैं, बट जैसे ही ब्रांड हट गया वो चीज़ हमारे लिए खराब हो गई। तो ये जो तेल है ये ब्रांड से ही बना है। ब्राउन राइस की जो ब्राउन लेयर होती है, मतलब जो ब्रांड होता है, उससे ये तेल को निकाला गया है। सबको समझ में आ गया? परफेक्ट। नेक्स्ट,
तो अब जैसे हमने पीछे रेशियो डिस्कस किया था कितना रेशियो होना चाहिए, तो राइस ब्रान ऑयल का ये रेशियो है। थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे है उसको बैलेंस कैसे करना है, गुड फैट्स लेके। गुड फैट्स मतलब नट्स हो गए, सीड्स हो गए, तो वो अगर आप डेली डाइट में लोगे तो ये जो बैलेंस है ये पूरा बैलेंस में आ जाएगा और आपकी बॉडी को उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए अगर आप राइस ब्रान ऑयल लेते हो उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये गुड फैट्स लो, क्योंकि राइस ब्रान ऑयल में ओमेगा 6 होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, बट उसको बैलेंस करने के लिए ओमेगा 3 लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी को रेकमेंड भी करते हो राइस ब्रान ऑयल लो, तो साथ में ये बोलना बिल्कुल मत भूलना कि अखरोट और जो नट्स हैं और मिक्स्ड सीड्स हैं ये भी लेना है। अगर आप खुद भी यूज़ कर रहे हो तो साथ में नट्स और सीड्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो है वो रेशियो पूरा होना ही चाहिए, इसीलिए हम लोग फिट रह पाएंगे। नेक्स्ट अब आता है स्मोकिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग पॉइंट। हमारी इंडियन कुकिंग होती कैसे है, तेल को हमने पहले वो अच्छे से गर्म कर लिया, उसके बाद जीरा डलता है, तेल को अच्छे से गर्म करते हैं फिर जीरा डालते हैं। तो अब तेल को गर्म करने के लिए तेल का स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। अगर तेल का स्मोकिंग पॉइंट कम है और अगर आप उस तेल को गर्म कर रहे हो उसका नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा, क्योंकि अगर उसका स्मोकिंग पॉइंट कम है, आपने उसको गर्म कर दिया, उसका जो फ़ायदा था वो सारा फ़ायदा मर जाएगा, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग लो स्मोकिंग पॉइंट वाले तेल को गर्म नहीं कर सकते, हमें वही तेल यूज़ करना ही पड़ेगा जिसका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसीलिए राइस ब्रान ऑयल ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट अच्छा है, बाकी तेलों के कंपैरिजन में इसका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, अगर हम पकौड़े तलते हैं तो तेल को हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, राइट। उसके लिए अगर आप राइस ब्रान ऑयल यूज़ करोगे तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है कि इतनी हीट को सहन कर सके और इसका न्यूट्रिशन नहीं मरेगा। तो इसीलिए अगर बाई चांस आपको पकौड़े खाने हैं, समोसे खाने हैं तो महीने में एक बार, तो आप क्या कर सकते हो, तेल को उतना गर्म कर सकते हो। तेल बट कौन सा होना चाहिए, राइस ब्रान ऑयल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। तो राइस ब्रान ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं ऑक्सीडेंट्स, एक होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, आपने समोसा खाया, पकौड़ा खाया, तली हुई चीज़ें खाई, पैकेट्स खा लिए, तो उसमें होते हैं ऑक्सीडेंट्स। अगर आपकी डाइट में ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं तो क्या होगा, तो शायद 30 साल 20 साल की उम्र में ही आपके सफ़ेद बाल आ जाएंगे। अगर आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा है तो शायद 40 साल की उम्र में भी आपके सफ़ेद बाल नहीं आएंगे। तो ये फ़र्क होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में और ऑक्सीडेंट्स में। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी एजिंग को, बुढ़ापे को दूर करते हैं और उसी जगह पे अगर आप ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लोगे आपके बुढ़ापे को वो नज़दीक लेके आएंगे। समझ आ गया फ़र्क? अब राइस ब्रान ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, बुढ़ापे को दूर करते हैं। गुड। नेक्स्ट, तो इसीलिए राइस ब्रान ऑयल में क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है तो ये सही है। नेचुरली ही ये बैलेंस्ड ऑयल है, हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है उसको बैलेंस करने के लिए, तो ये नेचुरली बैलेंस्ड तेल है। नेक्स्ट, अब हमें AWPL का सुपर वो ही क्यों लेना है, हम कोई और भी तो ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, राइस ब्रान ऑयल बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी कंपनीज बेच रही हैं, तो यही क्यों लेना है। इसका रीज़न क्या है, दो तरह के वो होता है कि प्रोसेसिंग होती है। एक होता है इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एक होता है इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं जैसे बोलूँगी आपके दिमाग में उसकी फ़ोटो बननी चाहिए तब समझ में आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। तो इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में देखो क्या होता है। इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में तेल की रिफाइनिंग कैसे करी जाती है, थर्मिक फ्लूइड सिस्टम से। अब थर्मिक फ्लूइड सिस्टम क्या होता है, एक टैंक है, टैंक के अंदर पाइप है, समझ आ रहा है, टैंक है, टैंक के अंदर पाइप है, पाइप के बाहर राइस ब्रान ऑयल है, पाइप के अंदर है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अगर पाइप के अंदर जो मिनरल ऑयल है वो गर्म होता है, उससे बाहर जो तेल है राइस ब्रान ऑयल है उसकी रिफाइनिंग होती है। समझ में आया, सबको समझ में आ गया?
ओके, रिपीट कर दो। तो थर्मिक फ्लूइड सिस्टम क्या होता है? टैंक है, टैंक के अंदर ही पाइप है, उस पाइप में है मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पाइप के बाहर राइस ब्रान ऑयल है, टैंक के अंदर ही है बट पाइप के बाहर है राइस ब्रान ऑयल। तो जो पाइप के अंदर जो मिनरल ऑयल है, जब वो गर्म होता है तब हमारा जो तेल है राइस ब्रान ऑयल, उसकी रिफाइनिंग होती है। ऐसे तेल रिफाइन हुआ। अब ये है इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड जो सारी कंपनीज यूज करती हैं, बट हमारी कंपनी नहीं करती। इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको क्या लगता है? कोई आइडिया नहीं है? ओके, तो हाँ जी बताओ। उससे कुछ प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम होगी क्या? पाइप में कुछ लीकेज हो सकती है, कोई होल हो सकता है, पाइप खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं लगेगा क्योंकि वो सब टैंक के अंदर हो रहा है। तो अगर पाइप में कुछ लीकेज हो जाती है, वो मिनरल ऑयल हमारे तेल में चला जाएगा और हम वो तेल खा लेंगे। वो बहुत रिस्की है क्योंकि अगर हमारे तेल में मिनरल ऑयल चला गया और हमने वो ले लिया, वो हमें हॉस्पिटल में पहुंचा सकता है। और ऐसा हुआ था ताइवान में 1979 में। ऐसा हुआ था कि लोगों ने मिनरल ऑयल कंज्यूम कर लिया था क्योंकि तेल में चला गया था और किसी को पता नहीं था। सबने तेल जैसे हम लेते हैं तेल ले लिया था एंड लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी होते हैं, कुछ लोगों की डेथ हुई थी तब। इसीलिए इन चीज़ों को देख के फिर इंटरनेशनली लोगों ने डिसाइड किया कि हमें ये सेफ्टी सिस्टम यूज नहीं करना है, इस तेल ऐसे तेल रिफाइन नहीं होगा। तो इसीलिए इंटरनेशनल सेफ्टी सिस्टम्स जो है वो चेंज कर दिए गए। बट हमारे इंडियन सेफ्टी सिस्टम्स इतने जल्दी चेंज नहीं होते, जब तक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती हमारे इंडियन सेफ्टी सिस्टम्स चेंज नहीं होते हैं। और बाकी सारी कंपनीज इंडियन सेफ्टी सिस्टम को यूज़ करके ही तेल की रिफाइनिंग कर रही है, बट हमारी जो कंपनी है वो कैसे यूज़ करती है? वो यूज़ कर रही है इंटरनेशनल सेफ्टी सिस्टम्स। अब उसमें क्या होता है? उसमें होता है थर्मोसाइफन सिस्टम। थर्मोसाइफन सिस्टम क्या होता है? टैंक है, सेम चीज़ है, टैंक है, टैंक के अंदर पाइप है, पाइप के बाद राइस ब्रान ऑयल है, बट पाइप के अंदर क्या है? पाइप के अंदर है स्टीम। स्टीम क्या होता है पता है? भाप, सबको पता है। तो उससे तेल की रिफाइनिंग की जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर भाप से रिफाइनिंग हो रही है तो बहुत सेफेस्ट तरीका है, उसका कोई रिस्क नहीं है कि आपके तेल में कुछ चला जाएगा। तो इसीलिए यूज़ किया जाता है और इसका पेटेंट भी हमारी कंपनी के नाम पे ही है कि हमारी पहली ऐसी कंपनी है जिसने इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके तेल की रिफाइनिंग की है, जो कि बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, उसके बाद और अच्छी चीज़ क्या है इसमें? हाँ जी बताओ। ये जो स्टीम होती है वाटर वेपर स्टीम होती है। हाँ जी, वाटर वेपर्स। नेक्स्ट, तो हाँ उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो तेल है इसमें ओरिजिनॉल बहुत ज़्यादा होता है। ओरिजिनॉल क्या करता है? ओरिजिनॉल आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट ही है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है आपके बुढ़ापे को? सब लोग बोलो। कितने लोग बोल रहे हैं कि कम करता है, दूर करता है? कितने लोग बोल रहे हैं दूर? कितने लोग बोल रहे हैं कि जल्दी होता है बुढ़ापा उससे? कोई नहीं कह रहा। और जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज इंटरैक्ट करो, बिकॉज आई थिंक कि फिर ऐसे समझ नहीं आएगा। ओके, तो ओरिजिनॉल क्या होता है? ओरिजिनॉल क्या करता है? उसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदे क्यों हैं? क्योंकि क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? आपके बुढ़ापे को दूर करता है। तो ओरिजिनॉल बेसिकली क्या है? आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लोगे तो वो सारी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। और इस तेल में ओरिजिनॉल ज़्यादा होता है तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। उसके अलावा एक और चीज़ है, इसमें ट्रांस फैट नहीं होता। ट्रांस फैट क्या होता है? किसी को पता है? वेरी गुड, एक को पता है और किसी को पता है? नहीं पता। ओके, तो अलग अलग तरीके के फैट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर खराब कोई फैट है तो वो ट्रांस फैट है, सबसे ज़्यादा डेंजरस। ट्रांस फैट अगर मतलब हम कोई भी तली हुई चीज़ खाते हैं, कोई भी बिस्किट्स खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, उसमें ट्रांस फैट होता है। तो ट्रांस फैट क्या करता है बेसिकली?
तो ट्रांस फैट क्या करता है? अगर आप ट्रांस फैट लोगे, आपको क्या हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मतलब आपकी बॉडी में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहली चीज़ अगर आपको डाइटिशियन बोलेगी तो वो यही बोलेगी कि आपको बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, ट्रांस फैट नहीं लेना, क्योंकि ट्रांस फैट लेने से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। और ट्रांस फैट इन चीज़ों में होता है, जो पैकेट वाली चीज़ें होती है, प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं, और हाइड्रोजनेटेड तेल होते हैं। मतलब क्या? लिक्विड वाले तेल को सॉलिड करना, उसको उसमें ट्रांस फैट आ जाता है फिर, तो वो आपको नुकसान देगा। इसीलिए ट्रांस फैट हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। और जो हमारा ये तेल है, इसमें ट्रांस फैट 0.1% होता है, जिसकी वजह से हमारे अब इसमें जो नई पैकिंग है उसमें लिखा आएगा ट्रांस फैट का जो लोगो होता है, ट्रांस फैट फ्री, वो लोगो आएगा बन के। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इसमें ट्रांस फैट नहीं है। हम बोल सकते हैं कि इसमें ट्रांस फैट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये तेल हमारे लिए बिल्कुल सेफ है, हम इस तेल को यूज़ कर सकते हैं और हम आगे भी ये तेल रेकमेंड कर सकते हैं। अब ये ना सेशन पूरा ख़त्म हो गया यहाँ पे। आई होप सबको कुछ समझ आ गया हो, कुछ नया सीखा हो। बट जाने से पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहती हूँ। एक्स्ट्रा नॉलेज क्योंकि मैं आई हूँ तो जाहिर सी बात है एक फ़ायदा हो। अगर प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा, आप तब पूछ सकते हो। अगर डाइट और न्यूट्रिशन और प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो पूछ लो। सॉरी, जैसे कि मैम हम लोग फील्ड पे जा